नायाब अब तैमूर से खामोश मोहब्बत करने लगी थी। वो दिल में अपनी मोहब्बत का इकरार भी कर चुकी थी और उसने अभी तक तैमूर से इजहार नहीं किया था, क्योंकि वो डरती थी कि कहीं तैमूर से इजहार मोहब्बत करने के बाद वो उसको छोड़कर न चला जाए और वो इस सफ़र में हमेशा के लिए अकेली रह न जाए। उसे अभी तक ये मालूम नहीं था कि तैमूर उससे मोहब्बत करता है भी या नहीं। उस दिन के बाद से वो तैमूर के सामने आने से कतराने लगी थी। ऐसा शायद इसलिए हो रहा था क्योंकि वो तैमूर के लिए अपने दिल में फीलिंग्स रखने लगी थी। इसलिए जहाँ भी तैमूर होता वो वहाँ से उठकर चली जाती, क्योंकि उसका दिल अब डरने लगा था कि कहीं वो तैमूर को देखकर बेकाबू होकर इजहार ही ना कर बैठे और फिर तैमूर उसकी मोहब्बत को रिजेक्ट ना कर दे। उसके लिए ये मोहब्बत का हसीन एहसास ही बहुत था। वो इस खामोश और पुरसकून मोहब्बत में खुश थी। प्लीज़ मामू जान, कुछ दिन और रुक जाए, साइका ने इब्रार साहिब को मनाते हुए कहा। वो पिछले 1 घंटे से इब्रार साहिब को कुछ और दिन इस्लामाबाद में रहने के लिए मना रही थी। बेटा, वैसे ही नायाब के कॉलेज एडमिशन में हम लेट हो गए हैं। पिछले 4 महीने से हम यही है। कितना खर्च हो गया है नायाब की पढ़ाई का। इब्रार अहमद ने प्यार से साइका के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। नानी, नाना, अम्मी, अब आप ही मामू को समझाएं। साइका ने नानी नाना को अपने साथ शामिल करते हुए कहा। बेटा इब्रार, अब बच्ची इतना बोल रही है तो तुम भी मान जाओ ना। और वैसे भी कल को वो रुखसत हो जाएगी और मैं नहीं चाहती कि मेरी गुड़िया नाराज़ होकर घर से जाए। नानी ने साइका के सर पर बोसा देते हुए कहा। पर अम्मा, मज़ीद 1 महीने और रुकना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अब इसके काम का पहले ही इतना खर्च हो चुका है और ऊपर से नबी का कॉलेज में एडमिशन भी तो करवाना है, इब्रार साहिब ने वजाहत देते हुए कहा। बस इब्रार, अब और कुछ नहीं। मैंने कह दिया, तुम शादी अटेंड करने से पहले नहीं जाओगे। बेटा, साइका कितना इसरार कर रही है और मैं भी चाहती हूँ साइका की शादी में उसके तीनों मामू मौजूद हो, रुकैया बेगम ने अपना ख़त्मी फैसला सुनाते हुए कहा। पर अम्मा, परवर कुछ नहीं, रुकैया बेगम ने इब्रार की बात को बोलने से पहले ही काट दिया। ठीक है भाई, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इब्रार साहब ने हाथों को झटके कहा। याहू नानी, आप मेरी सबसे प्यारी नानी हो। आई लव यू, साइका ने रुकैया बेगम को ज़ोर से गले लगाए कहा। अच्छा अच्छा, बस बस, अब जाओ आराम कर लो, फिर फहद और तुम सब बच्चे मिलकर शॉपिंग पर चले जाना। वैसे भी 1 महीने से कम टाइम रह गया है, रुकैया बेगम ने सोचते हुए दिन गिनते हुए कहा। ओके नानी, मैं चलती हूँ, थैंक यू। मामू, साइका जाते जाते अपने मामू को शुक्रिया बोलते हुए गई थी। पागल है पूरी, अल्लाह सदा खुश रखे मेरी बच्ची को। साइका को जाता देखकर रुकैया बेगम की आंख में नमी आ गई थी, क्योंकि वो जल्द पराई होने वाली थी। अरे मेरी प्यारी अम्मा, खुशी के मौक़ों पर नहीं रोते, इब्रार साहब ने फ़ौरन अपनी वालिदा को गले लगाते हुए कहा, जिस पर रुकैया बेगम हंस दी। आपा, क्या हुआ? वो जो बेसब्री से अपनी बहन का इंतज़ार कर रहा था, उसको आता देखकर फ़ौरन से बोल पड़ा। अरे तुम्हारी आपा ने कभी कोई काम अधूरा छोड़ा है? साइका ने उतराते हुए कहा। मतलब आपा वो आकी रुक रही है? तैमूर ने अपनी बात को सही साबित करने के लिए पूछा। हम बिल्कुल, अब शहज़ादे देर न करना, उसको अपनी दिल की बात बोल देना, फिर मैं और अम्मी बाकायदा मिलकर मामू से बात करेंगे, साइका ने खुशी से कहा, क्योंकि वो भी नायाब को बहुत चाहती थी। सच्ची आपा? तैमूर ने आंखें बड़ी करके कहा। हाँ हाँ मुझी, साइका ने उसके हाथ पर ताली मारते हुए कहा। आपा, आप मेरी सबसे अच्छी आपा हो, थैंक यू, तैमूर ने साइका के गले लगते हुए कहा। अच्छा अच्छा, बस बस, अब ज़्यादा मक्खन न लगाओ, साइका ने मुंह बनाए कहा, जिस पर दोनों हंस दिए। नायाब 1 महीने और रुकने का सुनकर खुशी से झूम उठी थी। किस कदर उसको उदास कर गया था तैमूर से दूर जाना, और फिर उसने आज तक कोई ऐसी शादी भी अटेंड नहीं की थी, इसलिए वो बहुत खुश थी। दरवाजे की दस्तक पर वो अपने और तैमूर के ख्यालों से बाहर आई। मामा आप? नायाब ने शकीला बेगम को देख के कहा। हाँ बेटा, तुम ऐसा करना, सामान पैक नहीं करना, हम 1 महीने और यहाँ ठहरेंगे। साइका की शादी के अगले हफ्ते हम कराची जाएंगे, शकीला बेगम ने नायाब को आगे की प्लानिंग बताते हुए कहा। अच्छा मामा, ठीक है, नायाब ने सरस बात में हिलाया। और हाँ नबी बेटा, तैयार होकर नीचे आ जाओ, तैमूर आप सबको शॉपिंग पर ले जा रहा है, शकीला बेगम ने जाते जाते नायाब से कहा। अच्छा मामा, मैं बस आई, नायाब ने अपनी माँ को जवाब दिया। तैमूर के नाम पर ही नायाब की हार्ट बीट मिस हुई थी। जिस शख्स के सामने वो आना नहीं चाह रही थी, आज उसको मजबूरन उसके सामने जाना पड़ रहा था। सब रेडी होकर नीचे आ चुके थे। तैमूर ने प्लानिंग के तहत फहद, निदा, सनी, आयमा और राइमा को एक गाड़ी में भेज दिया था। अब वो, नायाब, साइका और रिदा एक गाड़ी में जाने के लिए रह गए थे। सब चक्के थे। यार नायाब, आ भी जाओ, साइका ने आवाज़ देते हुए कहा। जी आप ही, मैं आ गई, नायाब ने जीने से नीचे उतरते हुए कहा। वो सफ़ेद फिराक में बहुत प्यारी लग रही थी। सफ़ेद रंग उसकी गुलाबी रंगत पर खिल सा गया था। तैमूर गाड़ी से बाहर निकले वेट कर रहा था। चलो तैमूर, साइका की आवाज़ पर तैमूर ने पीछे मुड़कर देखा।
तो जैसे नज़रें पलटना ही भूल गया। मासूम सा चेहरा सफ़ेद फिराक में और भी प्यारा लग रहा था। बड़ी सी आंखों में हल्का काजल लगाए, होंठ पर हल्का सा लिप ग्लोस लगाए, बालों को ऊंची पूनी में कैद किए, हाथों में हर बार की तरह लाल कांच की चूड़ियाँ पहने वो कोई अप्सरा लग रही थी। चले तैमूर, या यही रहने का इरादा है? सायका ने तैमूर को घूरी से नवाजते हुए मुस्कुराहट को दबाए कहा। हाँ हाँ जी बिल्कुल, तैमूर ने अपनी हालत को संभालते हुए कहा, जिस पर नायाब भी जिम सी गई। तैमूर ने गाड़ी का पिछला गेट खोला। सायका पिछली सीट पर बैठ चुकी थी। आप कहाँ बैठ रही है? पीछे, तैमूर ने नायाब को टोकते हुए कहा, जो सायका के साथ बैठने लगी थी। फिर मैं कहाँ बैठूँ तैमूर भाई? नायाब ने दिल पर पत्थर रख के तैमूर को भाई कहा, जबकि वो कहना नहीं चाहती थी, पर भाई ना कहकर वो अपनी फीलिंग्स को किसी पर आया नहीं करना चाहती थी। तैमूर भाई बोलने पर एक मर्तबा फिर से बदमज़ा हुआ। तुम मेरे साथ आगे बैठोगी? तैमूर ने आगे का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। पर मैं यही बैठना चाहती हूँ, नायाब ने धीमे लहजे में एहतिजाज किया। बिल्कुल चुप, आगे आओ शराफत से, तैमूर ने वार्न करने के अंदाज में कहा, जिस पर नायाब ने फ़ौरन अमल कर लिया। अभी नायाब बैठने ही लगी थी कि किसी ने उसका हाथ खींचा और आगे की सीट पर बैठ गई। तैमूर, जो अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था, उसने अपने साथ बैठी रिदा को देखा, जो अब फ्रंट सीट पर बैठ चुकी थी। सॉरी नायाब, तुम पीछे बैठ जाओ, रिदा ने बाहर खड़ी नायाब को देख के कहा, जिसके चेहरे पर 12 बज रहे थे। ये क्या हरकत है रिदा? तैमूर सख्ती से बोला था। अरे अब मैंने ऐसा भी क्या कर दिया, सिर्फ आगे ही तो बैठी हूँ, रिदा ने नाक फुलाए गुस्से से कहा। अभी तैमूर कुछ बोलने ही लगा था जब बाहर खड़ी नायाब ने कहा, इट्स ओके, आप ही मैं पीछे बैठ जाऊंगी। नायाब पीछे बैठ गई थी, पर तैमूर का दिल कर रहा था वो बराबर बैठी उस चुड़ैल को पटक दे। सायका ने मामले की संगीनी को समझते हुए तैमूर के कंधे पर हाथ रखा। तैमूर, लेट हो रहे हैं, अब चले? सायका ने आंखों से इशारा किए कहा। मतलब वो तैमूर को जब्त करने का बोल रही थी। तैमूर गुस्से से अब रैश ड्राइविंग कर रहा था। बैक मिरर से वो मुसलसल उस दुश्मनी जान को देख रहा था, जो उदास चेहरा कड़की की तरफ करके बाहर के मंजर में खो चुकी थी। हवा से उसकी सियाह जुल्फें उड़ती हुई उसके सफ़ेद चेहरे को चू रही थी। वो गुमसुम सी बैठी निगाहें हनूज बाहर के मंजर पर ही रखी हुई थी। तैमूर का दिल कर रहा था वो उसकी गुस्ताख जुल्फों को अपने हाथ से हटाकर पीछे करे, जो बार बार उसको तंग कर रही थी। मुसलसल किसी की नज़रों की तपिश से उसने सामने देखा, जहाँ शीशे से तैमूर का हंसता चेहरा उसके देखने से खिलसा गया था। नज़रों के मिलने से वो झिझक के मारे वापस नज़रें नीचे कर गई और तैमूर उसकी इस मासूम अदा पर मुस्कुरा उठा। तैमूर पूरे माल में नायाब का बॉडीगार्ड बने फिर रहा था। उसने हर चीज़ अपनी पसंद से नायाब को दिलाई थी, और नायाब की तो जैसे उसके सामने बोलती ही बंद होकर रह गई थी। सायका, आयमा, रिदा सब एक साथ शॉपिंग कर रहे थे। किसी का ध्यान उनकी तरफ नहीं गया था, पर कोई था जो हसद की आग में जल रहा था। रिदा की आंखों में हसद की आग भड़क चुकी थी, जिसमें बहुत जल्द नायाब और तैमूर की खुशियाँ बिस्म होने वाली थी। अब वो इन दोनों को हसद से देख रही थी, जो आपस में काफ़ी हद तक खुश नज़र आ रहे थे। शादी की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी और आज सायका की घर ही घर में टोलकी रखी गई थी। नायाब थोड़ी उदास थी, क्योंकि इब्रार साहिब ज़रूरी मीटिंग के सिलसिले में कराची चले गए थे और उन्होंने वादा किया था कि वो शादी से पहले आ जाएंगे। इब्रार साहिब के चेहरे पर जाते हुए एक अजीब सा इत्मीनान था, और उन्होंने जाते हुए नायाब से ये भी कहा था कि वो वापस आकर उसको एक बहुत ही शानदार सरप्राइज़ देंगे। नायाब यार प्लीज़, थोड़ा सा ही डांस कर लो मेरी खातिर, मेहंदी वाले हाथों पर पूंघते हुए सायका ने नायाब को एक बार फिर से कहा। नहीं आपी, मुझे नहीं आता है डांस, नायाब ने एक बार फिर से मना करते हुए कहा। देखो यार, मैं जाने वाली हूँ, मेरी एक अदद ख्वाहिश ही पूरी कर दो, सायका ने चेहरे पर मासूमियत सजाए बड़ी प्यार से कहा। पर आपी, नायाब आगे कुछ बोलती उससे पहले सायका ने बोलना शुरू कर दिया। परवर कुछ नहीं यार, यहाँ पर लड़के भी नहीं है, मेरा आयमा, निदा, रिदा और मेरी दोस्तें हैं यार, सारी गर्ल्स ही तो है। सायका ने मेहंदी वाले हाथों से सब लड़कियों की तरफ इशारा करते हुए कहा। पर आपी बस यार, अगर तुमने डांस नहीं किया तो मैंने नाराज़ हो जाना, सायका ने मुंह बनाए कहा। अचानक, सॉरी आपी, आप नाराज़ ना हो, बस अच्छा ऐसा करें कि आप गाना लगवा दें, नायाब ने सायका के गले लगे कहा। गाना चल रहा था और नायाब इर्द गिर्द से बेफिक्र अब गाने को एंजॉय करके लेक लेक कर डांस कर रही थी। सायका ने फ़ोन से एक मैसेज टाइप किया। तैमूर, जल्दी से मेरे रूम में आओ, देखो तो सही तुम्हारी नबी कैसे डांस कर रही है। तैमूर, जो बाहर पहाड़ लोगों के साथ था, मैसेज पढ़ते ही हवा से भी तेज़ दौड़या पहुंचा था। नायाब अब भी बड़े मज़े से डांस कर रही थी और तैमूर उसकी हर एक अदा को अपने मोबाइल के कैमरे और अपने दिल में कैद कर रहा था। चारों तरफ से तालियों की आवाज़ आ रही थी, जो उसे और भी हिम्मत दे रही थी। वो और डांस करते हुए तो अब और भी हसीन लगती है। अचानक कोई मर्दाना आवाज़ नायाब के कान से टकराई।
नायाब समेत सब पीछे मुड़ चुके थे और दरवाजे के साथ खड़ा तैमूर अब मुस्कुरा रहा था। नायाब ने जैसे ही तैमूर की तरफ देखा, उसके मुंह पर आई खुशी बाप की तरह उड़ सी गई। सांसें तेज तेज चलने लगी। वो मजीद तैमूर की नज़र खुद पर बर्दाश्त ना कर पाई और तेज़ी से भागते हुए कमरे से बाहर निकल गई। बाहर तैमूर के पीछे फहद के अलावा पूरी लड़कों की फौज खड़ी थी। नायाब ने एक निगाह उन सब पर डाली। अब तो वो और भी जिम सी गई और तेज़ी से अपने कमरे का रुख करने लगी। पीछे से लड़कों की होटिंग और कहकहों की आवाज़ अब आने लगी थी। वो अपने कमरे में आकर बेड पर बेजान जिस्म और पसीने से शराबोर चेहरे को लिए डेसी गई। तैमूर की शरारती नज़रें उसको अब भी खुद पर महसूस हो रही थी और अब वो तैमूर के बारे में सोचकर खुद से शर्मा गई। शादी की तैयारियां ज़ोर शोर से चल रही थी। इब्रार साहिब अभी तक भी नहीं पहुंचे थे, जबकि कल साइका की शादी थी। बाबा आपको कुछ भी नहीं याद कि आपकी नाबी का आज इतना इम्पोर्टेंट दिन है? उसने इब्रार साहिब को तस्वुर में सोचे गिला किया था। सब लोग शादी की तैयारियों की वजह से थक चुके थे और शकीला बेगम भी थकावट के बाइस सो चुकी थी। नायाब बार बार घड़ी को देख रही थी जो 12 के हिस्से को छूने लगी थी। वो उदास थी क्योंकि हर साल 12 बजते ही इब्रार साहिब सबसे पहले उसको विश करने के लिए आते थे। 12 के हिस्से पर घड़ी के दोनों कांटे आटे रहते। घड़ी 12 बजे पर टन की आवाज़ बजा रही थी। नायाब ने आँख खोली जो उसने उस ख्याल के तख्त बंद की थी कि जैसे उसके बाबा आँख खोलने से पहले उसके सामने आ जाएंगे। अब वो उदास मुँह लिए घड़ी को देखने लगी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। क्या बाबा आ गए? वो खुद से बड़बड़ाए दरवाजे की तरफ भागने लगी और झटके से दरवाज़ा खोला और सामने उसका कोई अपना सा खड़ा था। दिल ने उसको देखे तेज़ी से धड़कना शुरू कर दिया। आप? नायाब ने अटक अटक के तैमूर को देख के कहा। जी मैं। तैमूर ने पीछे की तरफ हाथ बांधे लब पर मुस्कुराहट लिए नायाब अपने हाथों को घबराहट के बाइस मसल रही थी और तैमूर उसकी उस हरकत से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। क्या हुआ? आपको मेरा आना अच्छा नहीं लगा? तैमूर ने मसनूई नाराज़गी चेहरे पर सजाए कहा। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, नायाब ने अपनी घबराहट को काबू करते हुए कहा। ओह अच्छा, अब मुझसे इतना भी ना डरो, मैं कौन सा तुमको कहा जाऊँगा। तैमूर ने चेहरा करीब किए नायाब के कान के करीब सरगोशी की। तैमूर को इतने करीब पाकर नायाब को लगा जैसे उसका दिल धड़कना ही छोड़ देगा। क्या कहा आपने? नायाब ने बमुश्किल नज़रें उठाए कहा। अरे मैडम कुछ नहीं, अगर आपकी इजाज़त हो तो अंदर आ सकता हूँ। तैमूर ने मुस्कुराते हुए कहा। जी आ जाए, नायाब ने रास्ता देते हुए कहा। तैमूर शुक्रिया कहते हुए अंदर कमरे में आ गया था। नायाब अब भी घबराहट के मारे अपने हाथों को मसल रही थी और पेशानी पर नन्हे नन्हे पसीने की बूंदें भी आ गई थी। तैमूर गौर से नायाब को देख रहा था जो डर के मारे एक कोने से चिपकी खड़ी थी। बैठ जाओ ना भी, तैमूर ने बेड पर बैठते हुए कहा। जी। नायाब अब बेड पर बैठ चुकी थी। इन दोनों के बीच अच्छा खासा फासला था। तैमूर ने हंसी को दबाए अपने और नायाब के बीच का फासला कम किया। नायाब तैमूर को अपने इस तरह करीब आते देखकर और भी डरने लगी थी। तैमूर ने पीछे किए हाथ सामने लाए कहा, जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत सा गिफ्ट था। आपको कैसे मालूम कि आज मेरी? तैमूर ने नायाब के लब पर अपनी उंगली रख के कहा। नायाब इस हरकत पर थोड़ा आज और जीम गई। मेरी अब बात सुनो, तैमूर ने अबरू अचकाए कहा। मुझे इब्रार चचा की कॉल आई थी और उन्होंने इस बारे में बताया था। तैमूर अब भी नायाब की तरफ ही देख रहा था और नायाब डर से नज़रें नीचे कर गई थी। ये लो, अब इस गिफ्ट को खोल भी लो, मैंने इतनी प्यार से लिया है तुम्हारे लिए। तैमूर ने मुस्कुराहट लिए कहा। जी। नायाब ने अब गिफ्ट खोल लिया था जिसमें से बहुत ही खूबसूरत टी नाम का नाजुक सा पेंडेंट निकला था। कैसा लगा गिफ्ट? तैमूर ने ज़रा जो कि नायाब की आंखों में देखे कहा। बहुत खूबसूरत है, पर नायाब ने डरते डरते जवाब दिया। पर क्या? तैमूर ने शरारत आंखों में सजाए कहा। वो ये कि मेरा नाम तो एन से आता है। नायाब ने बच्चों जैसी मासूमियत चेहरे पर सजाए कहा। अच्छा हाँ, पर मेरा नाम तो टी से आता है ना, और मैं चाहता हूँ कि अब ये नाम तुम्हारे साथ जुड़ जाए। तुम नायाब नहीं, मिसिस तैमूर अहमद से पहचानी जाओ। तैमूर ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया। मतलब? नायाब ने सवाल किया। मतलब कुछ नहीं, बस तुम ये प्यारा सा पेंडेंट अपने प्यारे से गले में पहन लो, वरना मैं पहना देता हूँ। तैमूर ने थोड़ा आगे बढ़ते हुए शरारती हंसी चेहरे पर लाए कहा। नहीं अब जाए, मैं खुद पहन लूँगी। नायाब ने तैमूर के इरादों को बांधते हुए जल्दी से कहा। ओके अच्छा। तैमूर अब खड़ा हो गया था, पर इतने अच्छे गिफ्ट के बदले तकरीबन बंदा शुक्रिया ही बोल देता है। तैमूर ने आंखों में मसनूई संजीदगी लिए कहा। शुक्रिया बस, नायाब ने नज़रें उठाए कहा। ऐसे नहीं। तैमूर को नायाब को तंग करने में अब और मज़ा आने लगा था। फिर कैसे? नायाब ने रूती सूरत बनाए कहा। तैमूर अब नायाब के बिल्कुल करीब आ चुका था। नायाब को इससे बहुत डर लग रहा था। तैमूर ने एक झटके से नायाब को अपनी तरफ खींचा। नायाब उस हफ्तादक के लिए तैयार नहीं थी।
اس لیے ایک جھٹکے سے تیمور سے جا لگی۔ تیمور نے نایاب کو دیکھا جو اب ڈر سے کانپ رہی تھی۔ پھر اس نے نایاب کے چہرے سے بال ہٹائے اور کان میں سرگوشی کی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں نایاب، اور بہت جلد تم میرے نام سے جڑ جاؤ گی۔ میں تمہارے جواب کا انتظار کروں گا اور امید کرتا ہوں کہ تمہارا جواب ہاں میں ہی ہوگا۔ وہ محبت سے چور لہجے میں بولا تھا اور پھر وہ نایاب کو وہی چھوڑ کر اب کمرے سے باہر نکلنے لگا تھا۔ پھر کوئی خیال کے تخت پیچھے واپس پلٹا۔ تمہارے پاس کل تک کا ٹائم ہے، کل میں اپنا جواب لینے یہی اس وقت آؤں گا۔ وہ یہ بول کر جا چکا تھا، جبکہ نایاب ابھی بھی وہی بت بنی کڑی تھی۔ مطلب وہ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں، نایاب یہ سوچ کر ہی ہوش ہو گئی تھی۔ اب اس کو کل کے دن کا انتظار تھا اور اس نے اظہار محبت کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ محبت تو اس کو بھی تیمور سے ہو گئی تھی۔ جب تم ہی میرے ایک مقابل ہو تو فتح کیسی؟ جاؤ، ہم ساری خوشیاں وار گئے، ہم ہار گئے۔ نایاب اپنی زندگی کی طرف واپس آ رہی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پرانے زخم بھرنے لگے تھے۔ نایاب کے سیکنڈ ایئر کے پیپر چل رہے تھے۔ وہ کافی حد تک خود کو پڑھائی میں مصروف کر چکی تھی۔ کالج میں اس کی ایک دوست مہوش بنی تھی۔ مہوش کے علاوہ کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ نایاب سن نہیں سکتی۔ سب لڑکیاں اس کو خاموش مزاج سمجھتی تھی۔ صرف مہوش کو ہی نایاب کے بارے میں معلوم تھا، کیونکہ نایاب نہیں چاہتی تھی کہ لوگ اس کی اس کمی کو لے کر اسے ہمدردی برتنے لگ جائے۔ مہوش واقعی بہت اچھی لڑکی تھی۔ وہ ان 2 سالوں میں ہی نایاب کی گہری دوست بن چکی تھی۔ نایاب پیپر کی تیاری کے سلسلے میں نوٹس ڈھونڈ رہی تھی جب اس کی نظر دراز میں موجود ٹی نام کے پینڈنٹ پر پڑی۔ آج پھر سے 2 سالوں بعد اس پینڈنٹ نے اس کے زخموں کو کچھ دیا تھا۔ ان 2 سالوں نے اس سے بہت کچھ چھین لیا تھا اور بدلے میں درد اور سنجیدگی اسے ہمیشہ کے لیے دے دی تھی۔ نایاب آج ایک بار پھر سے ٹوٹ چکی تھی۔ اس نے وہ پینڈنٹ اٹھا کر زور سے فرش پر پھینکا، جس سے پینڈنٹ کے کچھ نگینے نکل گئے تھے۔ آئی ہیٹ یو تیمور، آئی ہیٹ یو۔ وہ یہ بولتے بولتے فرش پر بیٹھ سی گئی تھی۔ اب دونوں ہاتھوں سے اپنے بالوں کو اتنے زور زور سے رونے لگی تھی۔ واقعی کچھ زخم اتنی جلدی نہیں بھر سکتے، اور پھر وہ زخم جو اپنوں کے دیے ہوئے ہو، یا جس کو آپ اپنا سب کچھ مان کر اپنا دل بھی اس کو دے چکے ہوں۔ پھر ایسا انسان آپ کو زخم دے تو انسان مکمل طور پر ٹوٹ جاتا ہے اور پھر خود کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ نایاب اب پھر سے ٹوٹ کر چکنا چور ہو گئی تھی۔ یہ پینڈنٹ اس کو دوبارہ ماضی کی تلخ یادوں میں لے گیا تھا۔ وہ ان 5 مہینوں کو پچھلے 2 سالوں میں بھی مکمل طور پر بھول نہیں پائی تھی۔ سامنے گھڑی میں عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ نایاب کو اس درد سے بچنے کے لیے واحد ایک راستہ ہی نظر آیا، اور وہ تھا نماز۔ نایاب اب وضو بنا کر جائے نماز پر کھڑی ہو چکی تھی۔ آنکھوں سے آنسو ریلے کی صورت میں ابھی بہہ رہے تھے۔ وہ اپنے رب کے سامنے رو رہی تھی اور رب سے اپنے لیے سکون مانگ رہی تھی، اور شاید دعا قبول ہو گئی تھی، اور اب اس سکون اس کو ملنے لگا تھا۔ جیسے جیسے وہ نماز پڑھ رہی تھی سکون ملتا جا رہا تھا۔ اب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا چکی تھی، لب ہل نہیں رہے تھے، پر آنسو اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے فریاد کر رہے تھے۔ سکون اب ملتا چلا گیا تھا اور وہ وہی جائے نماز پر سو چکی تھی۔ شروع میں تو تھی دریائے نیل سے بھی گہری، انجام کو پہنچی تو صحرا ہوئی محبت۔